subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the elimination kinetics. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन काइनेटिक्स के कुछ और पॉइंट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के बारे में। तो आज हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बात करें क्लियरेंस की हो, रेट ऑफ एलिमिनेशन की हो, टी हाफ की हो, या मल्टीपल डोजिंग थेरेपी पे किस तरीके से डोज रेट या मेंटेनेंस डोज डिसाइड करते हैं, किस इक्वेशंस के थ्रू डिसाइड करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपकी जीपेट नाइपर वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द B.Pharm fourth semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So first we should discuss some basics of drug excretion. So what is the drug excretion or drug elimination? So basically it is the irreversible loss of the drug or its metabolite from our body is known as the drug excretion. मीन्स किसी भी ड्रग का या उसके मेटाबोलाइट का हमारे बॉडी के किसी भी साइट से कम्प्लीटली एलिमिनेट होना, एक्सक्रीट आउट होना, एक तरीके से उस ड्रग का एलिमिनेशन है, जो बेसिकली आपकी स्किन से भी हो सकता है, आपकी यूरिन से भी होता है, आपके फीसस से भी होता है, या मिल्क से होता है। और ये जो एक्सक्रीशन है, ये जो एलिमिनेशन का जो पैटर्न है या ऑर्डर है, वो दो ऑर्डर में होते हैं। पहला है आपका फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड है आपका जीरो ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें एक तरीके से जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो आपके कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। मीन्स जितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ एलिमिनेशन उतना ही बढ़ जाता है। लेकिन आपके जीरो ऑर्डर में आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स इसमें रेट जो हैं आपके कांस्टेंट होते हैं, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में। तो पहला है उसमें यूरिन क्लियरेंस या क्लियरेंस। क्लियरेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। मीन्स आप कितना वॉल्यूम या ml आप यूरिन एक्सक्रीट आउट कर रहे हो पर यूनिट टाइम पे, वो आपका रीनल क्लियरेंस है। तो बेसिकली बात करें क्लियरेंस की, तो क्लियरेंस जो है बेसिकली आपके रीनल के थ्रू ही नहीं, आपके लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, आपके हेपेटिक के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लियरेंस टोटल इज इक्वल टू रीनल क्लियरेंस, हेपेटिक क्लियरेंस और लंग्स क्लियरेंस एंड अदर्स। ठीक है, तो जो रीनल क्लियरेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग आपके यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो बेसिकली ये जो रीनल क्लियरेंस हैं वो एक तरीके से हम GFR के थ्रू उसको डिटरमाइन करते हैं। GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मीन्स यूज टू डोज एडजस्टमेंट इन रीनल पेशेंट। तो GFR अगर कम है मतलब उसका फिल्ट्रेशन रेट कम है, तो उसमें एलिमिनेशन रेट भी कम होगा। तो उस केस में जिन पेशेंट जो रीनल पेशेंट हैं, किडनी फेलियर पेशेंट हैं, जिनमें GFR कम होता है, उन पेशेंट में हम इसके थ्रू एक तरीके से डोज को एडजस्ट कर सकते हैं, डोज को कम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज मेजर्ड बाय द प्लाज्मा क्रिएटिनिन लेवल। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर है आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल टू मास अपॉन टाइम। तो ये आपके मास पर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट ड्रग आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है पर यूनिट टाइम पे। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्लियरेंस अपॉन क्लियरेंस इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। सो क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा आपका जो क्लियरेंस है उतना कम होगा। जाहिर सी बात है, अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगा इसका मतलब क्या हुआ, वो बाहर जा रहा है, तो आपका जो रेट क्लियरेंस है वो भी हाई होता है। ठीक है, तो अब आते हैं क्लियरेंस का। तो क्लियरेंस आपको वॉल्यूम अपॉन टाइम भी हम बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी तो वॉल्यूम है ना। तो वी डी इक्वल टू वॉल्यूम होता है इनटू के, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, ये 1/टाइम होता है ना, इसलिए 1/T को भी कर सकते हैं के, इसलिए CL इज इक्वल टू वी डी इंटू के, ये भी हो सकता है। या फिर रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्लियरेंस अपॉन वी डी। जो आपका रेट कांस्टेंट है, आपका जो रेट कांस्टेंट है वो बेसिकली दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक है आपका क्लियरेंस पे, एक है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। लेकिन मैक्सिमम केस में जो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक ड्रग का फिक्स होता है। अल्टीमेटली के आपके क्लियरेंस पे ही डिपेंड करता है। फिर आते हैं टी हाफ पे। टी हाफ है क्या, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% ड्रग एलिमिनेशन। जितना भी ड्रग आपने इंटेक किया है, जितना भी ड्रग आपके ब्लड में है इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल टाइम पे, उसका 50% लॉस होना, किस टाइम पे 50% लॉस हो रहा है, वो एक तरीके से उस ड्रग का टी हाफ है, जो हर एक ड्रग का अलग अलग होता है। ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बात करें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पे, क्योंकि दो अलग ऑर्डर पे दो अलग टी हाफ हो सकते हैं, जिनका फार्मूला है अलग हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पे जो टी हाफ का फार्मूला है वो होता है log 2 अपॉन के, या फिर
0.0693 ये आपके log 2 का वैल्यू है अपान के। तो के का जो वैल्यू है हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, के इज इक्वल टू क्लियरेंस अपॉन वी डी। तो क्लियरेंस इंटू वी डी हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में जो टी हाफ है वो आपका कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आपका जो डोज है वो आपके वॉल्यूम, क्लियरेंस और वीडी से भी डिपेंडेंट नहीं करता। मीन्स टी हाफ कांस्टेंट बिकॉज वीडी एंड क्लियरेंस डू नॉट चेंज विद द डोज। डोज के हिसाब से जो क्लियरेंस है या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसे भी चेंज होता नहीं है, क्लियरेंस भी चेंज नहीं होता। इसलिए जो आपका टी हाफ है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है। अब इसके केस में क्या होता है, आप जितना भी अमाउंट ड्रग दोगे, ठीक है, मान लो किसी एक पार्टिकुलर ड्रग का टी हाफ 1 आवर है सपोज, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली वो 4 से 6 टी हाफ बाद या 4 से 6 घंटे बाद वो कम्प्लीटली लगभग एलिमिनेट हो जाते हैं। अब उस ड्रग का, जिस ड्रग का टी हाफ 1 आवर है, उस ड्रग को कितना भी डोज दो आप 100 mg से 200 mg कर दो, 500 mg कर दो, 1000 mg कर दो या 1 mg कर दो, उसका जो कंप्लीट एलिमिनेशन टाइम है वो फिक्स होता है, क्योंकि टी हाफ उसमें कांस्टेंट है। तो जो पहले टी हाफ की बात करें तो फर्स्ट टी हाफ में 50% ड्रग का लॉस होता है, सेकेंड टी हाफ में 50 तो हो चुका, अब जो बचा है उसका 25 और उसका 50 मतलब 25। अगर 100 mg हमने ड्रग दिया तो 100 में से पहले घंटे पे 50 बाहर जाएगा, बचेगा कितना 50, तो लॉस कितना हुआ 50% का। सेकेंड हावर में 50 बचा है आपके पास, उसका हाफ जाएगा मतलब 25 जाएगा, तो पहले घंटे में 50 प्लस सेकेंड घंटे में 25, कितना 75। तो सिमिलरली उस तरीके से 3 घंटे बाद या 3 टी हाफ बाद, है ना, अगर टी हाफ 1 आवर है तो 3 घंटे, अगर आप टी हाफ 2 घंटे 2 आवर है तो 3 इंटू टी हाफ मतलब 3 इंटू 2, है ना। तो इस टाइम पे 87% बाहर जाएगा, 4 टी हाफ पे आपके 93.75% जाएगा, 5 पे लगभग 96.9, 6 पे 98.5 और 7 पे 99.3। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 4 से 6 या 4 से 7 के बीच में जो ड्रग हैं लगभग कंप्लीट एलिमिनेट हो ही जाते हैं, ड्रग का फिर कोई भी एक्शन नहीं बचता। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हमको जो नेक्स्ट डोज है वो डिसाइड करता है उसके टी हाफ पे, है ना, कि हमको कब देना है। ठीक है, हम उसके एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं, कितने देर में एब्जॉर्ब हो रहा है। सपोज वो 1 घंटे में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो ड्रग का एक्शन है लगभग 4 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हमको 3 घंटे बाद 4 घंटे के बीच में हमको ड्रग देना है, ताकि वो 4 घंटे जब ख़त्म होते रहते हैं तब वो अपना एक कंसंट्रेशन पे पहुंच सके। हम आगे बात करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आपका इसलिए जो आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में जो टी हाफ है वो कांस्टेंट होता है। सारे ड्रग का जो एलिमिनेशन है 4 से 6 टी हाफ के बाद कंप्लीटली लॉस हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है जीरो ऑर्डर काइनेटिक पे। जीरो ऑर्डर काइनेटिक में रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है, मीन्स अमाउंट एक फिक्स होता है कि इस ड्रग का 50 mg ही ड्रग बाहर जाएगा। तो जो रेट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाले ड्रग होते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग 0 वाट पावर की, मतलब आपके वाट मतलब W वारफेरिन, A एल्कोहल, T थियोफाइलिन, आपके टोलबुटामाइड, आपके फिनोटॉइन और सैलिसिलेट, इन ड्रग का जो काइनेटिक्स हैं वो जीरो ड्रग फॉलो करते हैं या फिर मिक्स्ड ऑर्डर फॉलो भी करते हैं। तो इनका जो एलिमिनेशन टाइम है वो डोज के साथ में बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे ही हम, क्योंकि इसमें अमाउंट फिक्स होता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किए थे, तो इस केस में जो टी हाफ है इज इक्वल टू हाफ कंसंट्रेशन, 0.5 कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जितना आपने दिया अपॉन के। तो इस तरीके से हो सकता है। तो इसके केस में टी हाफ कांस्टेंट नहीं होता, तो अल्टीमेटली टी हाफ जो है आपके क्लियरेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर, क्योंकि टी हाफ इंक्रीज विद द डोज बिकॉज क्लियरेंस डिक्रीज विद द डोज जितना बढ़ाओगे जो क्लियरेंस है वो कम होते जाता है ना, क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई ड्रग का 50 mg पर हावर का एलिमिनेशन रेट है जो कांस्टेंट है, 50 mg बाहर जाएगा 1 घंटे में, तो अगर किसी 100 mg को 100 mg दोगे तो 1 घंटे में 50 mg चला जाएगा, बचा कितना 50, है ना। लेकिन अगर आप 500 mg कर दोगे तो 50 ही जाएगा ना बाहर 1 घंटे में, तो कितना बचा 450 mg। डोज बढ़ाएंगे तो आपका टी हाफ भी बढ़ते जाएगा, ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इसमें क्लियरेंस कम होते जाता है डोज के साथ में। ठीक है, ये पॉइंट है। अब आते हैं हम मल्टीपल डोजेज सिस्टम पे। मतलब अगर हम क्योंकि जैसे कि बात करें पैरास्टामोल की, उसको हम दिन में 3 बार लेते हैं, 600 mg का टेबलेट, तो 3 बार डिसाइड किया गया है कि इसको 3 बार लेना है। फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया गया है, या डोज रेट डिसाइड किया गया है, या मेंटेनेंस डोज डिसाइड किया गया है।
तो क्यों डिसाइड किया गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक टाइम फ्रेम के बाद ड्रग का जो एक्शन है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो उस ख़त्म ना होने के लिए, उसको रोकने के लिए हमको नेक्स्ट डोज देना पड़ता है। तो डोज की टाइमिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ड्रग वंस अ डे होता है, केवल दिन में 1 बार लेते हैं, कुछ ड्रग दिन में 2 बार लेते हैं, कुछ ड्रग दिन में 3 बार लेते हैं। तो वो डोज रेट है, जो मेंटेनेंस डोज है, वो आपके इसी इल्यूमिनेशन काइनेटिक्स के बेस पे डिसाइड किया गया है। उसके लिए फॉर्मूला होता है टू मल्टीपल डोज सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेन द ड्रग थेरेपेटिक कंसंट्रेशन। जो रिक्वायर्ड थेरेपेटिक कंसंट्रेशन है ड्रग की, मतलब आपके थेरेपेटिक विंडो की रेंज में होना चाहिए, ना वो हाई कंसंट्रेशन पे हो, मीन्स मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के ऊपर ना हो, ना आपके मिनिमम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन के नीचे ना हो, एक ऑप्टिमम रेंज पे हो, ताकि आपका ड्रग का एक्शन आपको मिलते रहे। तो CPSS मीन्स स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डोज रेट अपॉन क्लियरेंस, डोज रेट अपॉन क्लियरेंस। तो CPSS इज प्रोपोर्शनल टू द डोज रेट। तो आपका जो थेरेपेटिक कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, डोज रेट भी हमको उतना बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है क्लियरेंस पे। क्लियरेंस हाई होगा किसी भी ड्रग का तो डोज रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना जल्दी क्लियरेंस होगा उतनी जल्दी हमको ड्रग को देना पड़ेगा। किसी ड्रग का टी हाफ 90 हावर का है, जाहिर सी बात है वो ड्रग तो 90 हावर क्या, 90 हावर इंटू 4 to 5 है ना, क्योंकि 4 से 5 टी हाफ बाद तो वो कम्प्लीटली लॉस होगा, तो उतने दिन बाद हमको देना पड़ेगा। कुछ ड्रग का टी हाफ 2 घंटे का होता है, जाहिर सी बात है 4 दूनी 8, 4 घंटे 4 हावर टी हाफ के बाद, मतलब 8 घंटे बाद तो ड्रग का एक्शन खत्म हो जाएगा, तो हमको दोबारा डोज देना पड़ेगा ना, सेकेंड डोज। ठीक है, इसलिए जो है डोज रेट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, डोज मतलब फ्रीक्वेंसी या मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू टारगेट CPSS मीन्स टू टारगेट स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू क्लियरेंस। ठीक, तो ये तो फिक्स होता है ना, किसी भी ड्रग का ये फिक्स होता है कि इतना होना चाहिए तभी इस ड्रग का एक्शन होगा। तो क्लियरेंस अगर अधिक होगा उस ड्रग का तो डोज रेट भी अधिक होगा, क्लियरेंस कम होगा तो डोज रेट भी कम होगा, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो बात करें हम ऑर्डर की, तो आप देख सकते हैं कि जो अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की, तो अगर थेरेपेटिक कंसंट्रेशन, रिक्वायर्ड थेरेपेटिक कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा हाई होता है उतना डोज रेट भी बढ़ जाता है, लेकिन 0 ऑर्डर पे शुरू में बढ़ता है फिर तरह से कम हो जाता है। ठीक, तो बात करें डोज रेट, अगर ओरल की बात करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं IV की यहाँ पे, अगर हम ओरल देंगे तो जाहिर सी बात है बायोअवेलेबिलिटी भी नाम की चीज़ होती है, कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना कंसंट्रेशन पहुँचा आपके ब्लड में, और जितना इंटेक किए उसके अगेंस्ट में, अगर 100 mg दिया 50 mg पहुँचा तो 50 mg ड्रग ही पहुँचा ना। तो उसको अचीव करने के लिए भी आपको एक फैक्टर लगाना पड़ेगा, वो है आपका बायोअवेलेबिलिटी, जिसे फ्रैक्शन बायोअवेलेबिलिटी है ना, मतलब कितने में कितना, 100 mg दिए 50 mg पहुँचा, मतलब 50/100 इज इक्वल टू 0.5। क्लियर है? तो डोज रेट फॉर द ओरल इज द CPSS इंटू क्लियरेंस अपॉन F मीन्स बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, तो सेम इस तरीके से आपका जो थेरेपेटिक रेंज है, तो पहला डोज हमको यहाँ देना पड़ेगा, सेकेंड डोज हमको इस टाइम पे देना पड़ेगा, ताकि हमारा जो डोज है वो आपके इसके एलिमिनेट होने से पहले आपका पहुँच जाए हमारे ब्लड पे। ठीक है, फिर थर्ड डोज यहाँ देना पड़ेगा ताकि आपका वापस पहुँच जाए। ये आपके एब्जॉर्प्शन पैटर्न है, ये आपके एलिमिनेशन पैटर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रग एलिमिनेट तो होते ही हैं। ठीक है, चाहे वो इस तरीके से हो जी फर्स्ट ऑर्डर पे, या फिर इस तरीके से हो, है ना, वो अलग अलग पैटर्न पे है। तो बात करें लोडिंग डोज की, तो लोडिंग डोज इज इक्वल टू थेरेपेटिक या प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टडी स्टेट इनटू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन F। तो कहने का मतलब ये है कि लोडिंग डोज जो है आपके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, जितना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अधिक है उसका लोडिंग डोज उतना ही अधिक होगा। ये आपके क्लियरेंस पे या टी हाफ पे डिपेंड नहीं करता, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि लोडिंग डोज ओनली डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट इन द टी हाफ और क्लियरेंस। जबकि मेंटेनेंस डोज और डोजिंग रेट इज इक्वल टू CPSS इंटू क्लियरेंस अपॉन F या क्लियरेंस। तो जो मेंटेनेंस डोज है वो क्लियरेंस पे डिपेंड करता है, उसके टी हाफ पे डिपेंड करता है। जितना हाई क्लियरेंस होगा, ठीक है, या जितना कम टी हाफ होगा, उसका डोजिंग रेट फ्रिक्वेंसी उतनी ही अधिक होगी। तो ये उसके बेसिक पॉइंट्स हैं, ये बेसिक इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस के थ्रू हम मल्टीपल डोजिंग थेरेपी भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस डोज पे हमको देना है। तो अल्टीमेटली इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बन चुका है, प्लेलिस्ट पे दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। सो इफ यू वांट टू नो दिस लेक्चर प्लीज टेक a screenshot, and if you like my videos please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos.
In last, thank you. Keep watching.